दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या नगरी के बारे में, जिसमें हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि अयोध्या का वास्तविक इतिहास क्या है, आखिर इसका संबंध किससे है, राम जी से या भगवान बुद्ध से। दोस्तों, आज की इस सच्चाई को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक बात और, अगर आप इस चैनल समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के जरिए हमारे मेंबरशिप प्लान को भी ज्वाइन जरूर करें। बात है मई 2020 की। अचानक सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वायरल होने लगे और वह था अयोध्या में मंदिर का निर्माण। दोस्तों, मंदिर के निर्माण से पहले समतलीकरण के दौरान मंदिर के अवशेष मिलने की खबरें आईं, और ये वही अवशेष हैं जिसे शिवलिंग, चक्र, देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर के अवशेष बताया जाने लगा। अब यह कितना सच है, इसकी जांच पड़ताल करने से पहले हमें कुछ पुरातात्विक सबूतों को भी जानना होगा। अब सबसे पहले हम जानेंगे स्तूप के बारे में कि स्तूप क्या होता है, स्तूप किसने बनवाया है, भारत में कितने स्तूप हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, ऐसे अनगिनत सवाल जो आपके मन में आते होंगे। तो अब आइए देखते हैं ऐसे अनगिनत सबूतों के साथ। दोस्तों, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्राचीन भारत में बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण हुआ, जिसके अवशेष आज भी हमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य एशियाई देशों में भी देखने को मिलते हैं। महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी अपार श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए 84,000 स्तूप बनवाए थे, जो आज भी भारत में बुद्ध के अस्तित्व का प्रतीक हैं। अब अगर हम स्तूप की संरचना देखें तो दरअसल स्तूप में गुंबद होता है। स्तूप के चारों ओर घेरा होता है, जिसे वेदिका कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्तूप का वास्तविक अर्थ ही टीला है, जो शुरुआती रूप से चैत्य कहलाता है। दोस्तों, चैत्य का शाब्दिक अर्थ ही चिता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार स्तूप स्मारक के रूप में बनवाए जाते थे। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार स्तूपों का 4 प्रकार में वर्णन है। नंबर 1, तथागत के स्मारक। नंबर 2, बुद्ध के विभिन्न रूपों के स्मारक। नंबर 3, प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के स्मारक। और नंबर 4, चक्रवर्ती सम्राटों के स्मारक। अब दोस्तों, आइए हम लोग कुछ प्रमुख स्तूपों को भी देख लेते हैं, जैसे कि सांची का स्तूप। इस स्तूप की संरचना भी देख लेते हैं। इसका आकार गुंबदाकार है, इसके घेरे पर वेदिका है, ऊपर हार्मिक और छत्र की संरचना है। सांची में कुल 4 स्तूप हैं, जिसमें मुख्य स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया है और अन्य गुप्तकालीन हैं। अब सारनाथ का धम्मेक स्तूप, जिसकी मूल संरचना बिल्कुल वैसे ही है। भरहुत का स्तूप, पिपराहवा का स्तूप, चौखंडी स्तूप, अमरावती का स्तूप और नागार्जुन कोंडा का स्तूप, ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों, ठीक इसी तरह से अनेक स्तूप पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आज भी मौजूद हैं। गांधार कला शैली ने 2 अनेक छोटे स्तूपों का निर्माण किया और घरों तक सबसे पहले पहुंचाया, जिसे भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में लोग पूजते थे। इन स्तूपों की मूल संरचना भी बिल्कुल उसी तरह से है, जिसे गुंबद की वेदिका, हार्मिक और छत्र। भारत के पश्चिमी घाटी में जो बौद्ध गुफाएं पाई जाती हैं, इसमें भी स्तूपों की संरचना बिल्कुल वैसे ही है, जैसे गुंबदाकार, वेदिका, हार्मिक और छत्र। अब लोनावला स्थित कार्ला का स्तूप अपनी विशिष्ट लकड़ी के छत्र के लिए आज भी मशहूर है। कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र बना, जहां अनेक स्तूपों, बिहार में मूर्तियां निर्माण करने की परंपरा की शुरुआत हुई। मथुरा कला शैली में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से सबसे पहले बनने लगी, और इसी काल में स्तूपों पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाने की परंपरा भी शुरू हुई। दोस्तों, इसी कला शैली में बने छोटे आकार के स्तूप कुछ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, जो अनेक घरों में बिहार में पूजा का केंद्र बने, जिसे वोटिव स्तूप, जिसको मन्नत पूरी करने वाला यानी कि मनौती स्तूप भी कहा जाता है। ऐसे अनेक स्तूप आज भी संग्रहालय में मौजूद हैं। तो कुछ मंदिरों ने अतिक्रमण किए हैं। अब देखते हैं शिवलिंग। इसे लिंगम या लिंग भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये भगवान शिव का प्रतिमा विहीन यानी कि इमेजलेस चिन्ह है। इसकी संरचना देखें तो शिवलिंग का निचला हिस्सा परिशक्ति और ऊपर का हिस्सा परिशिव है। अब अयोध्या में मिले अवशेष की तुलना शिवलिंग से करें तो
ये किसी भी तरह से मिलता नहीं है, लेकिन इसकी संरचना मनौती स्तूप होने की 100% गवाही दे रही है। दोस्तों, ऐसे कई फर्जी शिवलिंग आज भी आस्था का प्रतीक बने हुए हैं, जिसे भगवान बुद्ध की विरासत से चुराया गया है। अब जरा इन तस्वीर को देख लीजिए, जिसमें भगवान बुद्ध साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अनेक अतिक्रमण संपूर्ण भारत में दिखते हैं। अब अयोध्या समतलीकरण में जो दूसरा शिल्प मिला है, अब इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। दोस्तों, इस शिल्पांकन को कमल पदक यानी लोटस मेडेलियन कहते हैं। इस अमरावती के ऊपर बनी डिजाइन को देखिए, जिसमें 13 पंखुड़ियां और 29 आरे हैं, जो पद्म का प्रतीक है। भगवान बुद्ध की सारी मुद्राएं पद्मासन में होती हैं। उसे दर्शाने के लिए बतौर आसन हमेशा पद्म यानी कमल को दर्शाया जाता है। ऐसे अनेक पद्म पदक जो विभिन्न बौद्ध स्थलों से मिले हैं, उसे कोलकाता के म्यूजियम में और ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी देखा जा सकता है। अब आप इस स्तंभ को देखिए, जिस पर अर्ध पद्म पदक की नक्काशी है। साथ ही धम्म लिपि में बुद्ध वंदना भी लिखी है। ऐसे कई पद्म पदक सांची के स्तूप पर हम आज भी देख सकते हैं। दोस्तों, समतलीकरण में मिले तीसरे और चौथे अवशेष, जो कि पद्मपानी, वज्रपानी, अवलोकितेश्वर बुद्ध के अवतारों के अनेक शिल्प और अष्टकोणीय स्तंभ, जो आज भी अनेक बौद्ध गुफाओं में देखे जा सकते हैं। इस तरह से पुरातात्विक सबूतों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अयोध्या में मिले अवशेष प्राचीन भारत की बौद्ध सभ्यता से जुड़े हैं, न कि मंदिर से। एक बात और दोस्तों, अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है। ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर जांच करें तो 5वीं सदी के कवि कालिदास, जिन्होंने रघुवंशी नामक ग्रंथ लिखा है, वो अक्सर अपने ग्रंथों में इस नगरी का वर्णन कभी साकेत तो कभी अयोध्या करते हैं। इतना ही नहीं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने धम्म के प्रचार के लिए 45 साल तक अनेक नगरों में भ्रमण किया। जिन शहरों में वास किया उसका वर्णन त्रिपिटक में है। उन्हीं नगरों में से एक साकेत नगरी भी है। सुत्त निपात के वत्थु गाथा अध्याय में उन 16 कौशल शिष्यों का वर्णन है, जो गोदावरी के तट से होकर प्रतिष्ठान, माहिष्मति, उज्जैन, कौशाम्बी और साकेत नगरी से होकर बुद्ध दर्शन के लिए श्रावस्ती पहुंचे थे। इसी के साथ विनय पिटक में श्रावस्ती से साकेत जाने के मार्ग का भी वर्णन है। दोस्तों, भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री फाहियान भी ईसा 402 से 403 के बीच साकेत गए थे। फाहियान ने अपनी डायरी में लिखा है कि साकेत नगरी के दक्षिणी द्वार पर बोधि वृक्ष है, जहां तथागत ने प्रवचन दिए थे, और वहां स्तूप बना है, जो 5वीं सदी तक अच्छी कंडीशन में था। 6ठी शताब्दी में भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री वेनसोंग ने भी साकेत नगरी के कालक्रम विहार का वर्णन किया है, जहां सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाया था। दोस्तों, अयोध्या यानी प्राचीन बौद्ध कालीन साकेत से जुड़े सारे पुरातात्विक सबूतों की पुष्टि ASI डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी किया है। दोस्तों, इतने सारे सबूतों के आधार पर आपको क्या लगता है, यह अयोध्या यानी कि साकेत बुद्ध की नगरी है या राम जी की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल समन कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।